प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्यकालीन मुख्य परीक्षा के अंतर्गत एक नए अध्याय के साथ आए हैं और वो अध्याय है विजयनगर कालीन संस्कृति। जीएस मुख्य परीक्षा में अगर देखा जाए तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और समय समय पर विजयनगर से प्रश्न पूछा जाता है और मुख्य परीक्षा में विजयनगर कालीन संस्कृति ही पूछी जाती है, राजनीतिक इतिहास नहीं पूछा जाता। तो आज हम इसी विजयनगर संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले विजयनगर कालीन संस्कृति में, चूंकि इस संस्कृति के अंतर्गत आपको समाज भी पढ़ना है, धर्म भी पढ़ना है, शिक्षा, साहित्य, कला, इतने बिंदुओं को पढ़ना है, तो सबसे पहले हम विजयनगर कालीन संस्कृति के एक भूमिका आपको बताएंगे। भूमिका में क्या है कि सबसे पहले विजयनगर की स्थापना के संदर्भ में बताएंगे और फिर विजयनगर के शासकों की जो संक्षिप्त उपलब्धि है, दो लाइनें एक लाइन में उनकी चर्चा करेंगे और फिर आगे विभिन्न बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो भूमिका में क्या लिखना है वही बताएं। तो सबसे पहले हमने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के संदर्भ में हमने बताया कि सबसे पहले क्या लिखना होगा कि स्थापना के संदर्भ में क्या लिखेंगे कि विजयनगर, अगर देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य था और इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में माधव विद्यारण की प्रेरणा से, ये एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण थे माधव विद्यारण, इन्हीं की प्रेरणा से हरिहर और बुक्का, हरिहर एवं बुक्का नामक दो सगे भाइयों ने मिल करके की थी। तो संस्थापक ये हैं। तो इनकी प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। तो ये तो स्थापना के पॉइंट। फिर आप लिखेंगे कि विजयनगर के जो शासक थे, विजयनगर के जो शासक थे वो महान योद्धा, साम्राज्य निर्माता थे और आप देखेंगे कि उन्होंने अपने पराक्रम से दक्षिण में एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। ये न केवल साम्राज्य निर्माता थे बल्कि कुशल प्रशासक भी थे और अपने राज्य में एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी इन्होंने स्थापित की थी। लेकिन साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक होने के साथ साथ ये समाज, धर्म, शिक्षा, साहित्य और कला के भी महान संरक्षक हुए, यानी सांस्कृतिक क्रियाकलापों को भी संरक्षण दिया। तो इतने बिंदु आपको भूमिका में लिखना होगा और फिर आपने जो जिन बिंदुओं को आपने यहाँ बताया कि समाज, धर्म, शिक्षा, साहित्य, कला को संरक्षण दिया, इन्हीं बिंदुओं को आगे आपको विश्लेषित करना पड़ेगा। तो ये हम आपको भूमिका लिखने का तरीका बताएं कि भूमिका में क्या होना चाहिए। तो इस तरह से भूमिका आप लिखेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। भूमिका लिखने के बाद आप क्या करेंगे, हाँ, अब सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पक्षों का वर्णन करेंगे और सांस्कृतिक जीवन का एक पक्ष होता है किसी काल का समाज। तो हम विजयनगर कालीन समाज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो समाज के बारे में अगर आप देखें, विजयनगर कालीन समाज, इसका वर्णन करना है, एक पैराग्राफ में वर्णन करना है। तो देखिए, जो समकालीन साहित्यिक और अभिलेखी स्रोत मिलते हैं, साहित्यिक एवं अभिलेखी स्रोत मिलते हैं, इनसे अगर आप देखें तो इनसे पता चलता है कि विजयनगर समाज में चातुर्वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। क्या विद्यमान थी? चातुर्वर्ण व्यवस्था। हाँ, यानी जो चार वर्णों की व्यवस्था है वो वहाँ विद्यमान थी, ये दिखाई पड़ती। ये जानकारी हमें समकालीन साहित्य और उस समय के अभिलेखों से पता चल जाते हैं कि समाज में चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चातुर्वर्ण व्यवस्था। तो चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चार वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इन्हीं स्रोतों से पता चलता है कि इन चार वर्णों में
ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है, चारों वर्णों में श्रेष्ठता किसे प्राप्त थी? प्रथम वर्ण यानी ब्राह्मण वर्ण को, और ये बहुत ही सम्मानित, श्रेष्ठ, सम्मानित, प्रतिष्ठित वर्ण था। तो समाज में इन्हें अत्यधिक सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। राजा लोग इन्हीं के परामर्श से अपने कार्य करते थे, और ब्राह्मणों के प्रति राजा भी बहुत श्रद्धा अर्पित करते थे। तो ये स्थिति ब्राह्मणों की थी। दूसरा वर्ण क्षत्रिय था। यद्यपि समकालीन स्रोतों में क्षत्रियों के कार्यों का विशेष वर्णन नहीं मिलता है। तीसरा वर्ण वैश्य है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः व्यापारी और शिल्पी वर्ग आते थे। ठीक है, तो ये मिल करके ये वैश्य वर्ग, यानी वैश्य वर्ण के लोग या तो व्यापारी का कार्य करते थे या शिल्पी का कार्य करते थे। अब वैश्य वर्ण के अंतर्गत ही आप देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण चेट्टी या सेट्ठी, ये चेट्टी या सेट्ठी वर्ग था, और ये व्यापारिक कार्यों में निपुण होता था। तो विजयनगर साम्राज्य में जो है, जो एक व्यापारी वर्ग था, उसे क्या कहा जाता था? चेट्टी या सेट्ठी। अब समकालीन स्रोतों में कहा गया है, बताया गया है कि ये बहुत ही ईमानदार और सम्मानित थे, यानी ईमानदार भी थे और इन्हें समाज में सम्मान भी प्राप्त था। तो अब इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो शिल्पियों में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि एक शिल्पियों का समूह था जिसे वीर पांचाल कहा गया है। अब विजयनगर काल में वीर पांचाल वर्ग कौन है? ये कुछ शिल्पियों के एक समूह को नाम दिया गया है वीर पांचाल, और समाज में इन्हें भी सम्मान प्राप्त था। और दूसरी बात है कि राज्य इन्हें संरक्षण देता था। अब वीर पांचाल के अंतर्गत आप देखेंगे कि लोहार, स्वर्णकार, कांस्यकार, बढ़ई एवं मूर्तिकार, ये 5 वर्ग के लोग आते थे। इन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? वीर पांचाल। और वीर पांचालों को राज्य का भी संरक्षण प्राप्त था। राज्य ने भी आदेश जारी किया है कि इन शिल्पियों को कोई परेशान ना करे, नहीं तो राज्य द्वारा दंडित किया जाएगा। इसका मतलब है कि राज्य का संरक्षण इन्हें प्राप्त था। तो इस तरह से ये 4 वर्ण की व्यवस्था विजयनगर काल में हमें दिखाई पड़ती है। अब इन 4 वर्णों के अतिरिक्त भी आप देखेंगे कि इस काल में निम्न वर्ग में अगर देखा जाए तो निम्न वर्ग में डोंबर कौन लोग होते थे विजयनगर काल में? ये आप देखेंगे कि मुख्य रूप से समाज में ये कुछ खेल तमाशा आदि दिखा करके अपना जीवन यापन करते थे। आप एक शब्द सुने होंगे बाजीगर। तो ये लोग जो है बाजीगर लोग होते थे, उन्हीं को डोंबर कहा गया है। ठीक है, जोगी ये नदियों के किनारे रहने वाली एक जात थी, और मुख्यतः समुद्र के से ये कुछ नमक वगैरह बना करके अपना जीवन यापन करती थी। मछुआरा थे। तो इनकी स्थिति दयनीय, समाज में इनकी सामाजिक स्थिति खराब थी। ठीक है, तो ये कुछ निम्न वर्ग थे समाज में जिनकी सामाजिक स्थिति क्या थी? खराब थी। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो इस काल में बहुत सारे लोग, उत्तर भारत के लोग जाकर के दक्षिण में बस गए थे। उत्तर भारत के लोग, और उत्तर भारत के लोग जो दक्षिण में बसे वो क्या कहलाए? बड़वा। तो उत्तर भारतीयों को विजयनगर में क्या कहा जाता था? बड़वा कहा जाता था। और ये दक्षिण के व्यापार को हस्तगत कर लिए थे। यहां से जा करके व्यापार को क्या कर लिए थे? हस्तगत कर लिए थे। तो एक समाज में ये उत्तर भारत के लोग भी रह रहे थे। ठीक है, फिर इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो विजयनगर समाज में दास प्रथा भी विद्यमान थी। यानी
इस समाज में दास प्रथा जैसी एक कुरीति भी विद्यमान है। ठीक है। और इस काल में मनुष्यों का क्रय विक्रय भी होता था, खरीद फरोख्त। पुरुष महिला इनको खरीद करके दास बनाया जाता था। समाज में दास प्रथा विद्यमान थी। और इस काल में जो मनुष्यों का क्रय विक्रय होता था, इसे वेश्वज्ञ कहा जाता था। वेश्वज्ञ का मतलब मनुष्यों का क्रय विक्रय। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये सामाजिक संगठन विद्यमान था। और इसके बाद अगर आप देखें तो समाज में स्त्रियों की दशा अगर देखें, स्त्रियों की दशा, अब विजयनगर समाज में महिलाओं को जो है पुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत कम अधिकार प्राप्त थे। तो पुरुषों की तुलना में तो इनकी स्थिति निश्चित रूप से कमजोर थी। लेकिन जब हम उत्तर भारतीय समाज से विजयनगर समाज की तुलना करते हैं तो ये पाते हैं कि विजयनगर समाज में उत्तर भारत की तुलना में अपेक्षाकृत स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक थी। ठीक है। तो तुलनात्मक रूप से हम जब बात करते हैं तब ये कहते हैं कि उत्तर भारत की तुलना में विजयनगर कालीन महिलाओं की स्थिति ठीक थी। लेकिन जब वहीं के संदर्भ में देखेंगे तो ये जरूर कहेंगे कि पुरुषों की तुलना में इन्हें निम्न अधिकार प्राप्त था और समाज में अनेक कुरीतियां भी विद्यमान थीं। अब इस काल में सामान्य रूप से एक विवाह की प्रथा विद्यमान थी। लेकिन जो धनी वर्ग है तो धनी लोग जो है बहुविवाह भी करते थे। तो सामान्य परंपरा अगर क्या है तो सामान्य परंपरा क्या है, एक विवाह की प्रथा। लेकिन जो धनी लोग हैं वो अनेक विवाह करते थे, राजा लोगों द्वारा अनेक विवाह किए जाते थे। तो ये सब चर्चाएं आती हैं। तो लेकिन एक सामान्य परंपरा एक विवाह की ही प्रथा थी। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो इस काल में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां भी विद्यमान थी जिससे महिलाओं की स्थिति कमजोर होती थी। अब इस काल में पहली चीज सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा का समाज में प्रचलन था। यदि बलात् सती की चर्चा नहीं आती है लेकिन सती प्रथा, और आप देखेंगे कि इस काल में जो स्त्री सती होती थी उसके सम्मान में सती स्मारक का भी निर्माण किया जाता था। क्या बनाया जाता? सती स्मारक। और इसे सती गल्लू या महासती गल्लू कहा जाता था। ये स्मारक होते थे महासती गल्लू। तो इस काल में जो स्त्रियां सती होती थीं उनके सम्मान में सती स्मारक का भी निर्माण होता था। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो विधवा विवाह का प्रचलन था। और सैद्धांतिक रूप से राज्य जो है फिर सती प्रथा को संरक्षण नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर राज्य विधवा विवाह को संरक्षण देगा तो एक तरह से सती प्रथा को हतोत्साहित करना जैसा है। तो सती प्रथा तो प्रचलित है लेकिन चूंकि राज्य विधवा विवाह को प्रश्रय दे रहा है तो इसलिए कहा जाएगा कि इससे सती प्रथा हतोत्साहित हो रही है। और आप देखेंगे कि विजयनगर काल में विवाह कर लगता था लेकिन विधवा विवाह कर मुक्त होता था, जिससे पता चलता है कि राज्य जो है वो विधवा विवाह को संरक्षण दे रहा है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि बाल विवाह की परंपरा भी विद्यमान थी, दहेज प्रथा भी प्रचलित थी। ये कुरीतियां, दहेज प्रथा एक बड़ी कुरीत के रूप में सामने आई। विजयनगर समाज में दहेज प्रथा क्या थी? एक बड़ी कुरीत के रूप में। और ये दहेज प्रथा इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि राज्य को इस पर हस्तक्षेप करना पड़ा, राज्य को कानून बनाना पड़ा। और राज्य ने आदेश दिया कि जो व्यक्ति दहेज लेगा और जो देगा दोनों दंड के पात्र होंगे। लेने वाला भी देने वाला भी दंडित होगा और उन्हें जात से भी समाज से भी बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो दहेज प्रथा की कुरीति इतना ज्यादा बढ़ गई कि राज्य को भी कानून बनाना पड़ा।
अब जहां तक बात शिक्षा की व्यवस्था की है, महिलाओं की शिक्षा, चूंकि हम महिलाओं की स्थिति अलग से कोई शिक्षा व्यवस्था हम नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जहां तक बात महिलाओं की शिक्षा की है, तो इस काल में जो उच्च वर्गीय महिलाएं होती थीं, उच्च वर्गीय महिलाओं को आप देखेंगे कि संस्कृत भाषा के साथ साथ लोक भाषा में भी, जन भाषा में भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो उच्च वर्गीय महिलाएं संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करती थीं, लोक भाषा में भी शिक्षा प्राप्त करती थीं। अब इस काल में अगर देखा जाए तो बहुत सारी विद्वान महिलाओं का भी उल्लेख है, ठीक है। और आप देखेंगे कि इन महिलाओं में एक नाम आता है बुक्का प्रथम की पुत्र वधू। कौन थी? गंगा देवी। बुक्का प्रथम विजयनगर का शासक हुआ, उसकी पुत्र वधू थी गंगा देवी। संस्कृत की प्रकांड विद्वान थी और गंगा देवी ने संस्कृत ग्रंथ मधुरा विजयम की रचना की है, काव्य ग्रंथ है, ठीक है। तो आप देखेंगे बुक्का प्रथम की जो पत्नी थी होनाई, ये भी बहुत प्रतिभा संपन्न महिला थी होनाई, ठीक है। इसी काल में आप देखेंगे कि मोहनांगी नामक महिला हुई और इन्होंने मारीचि परिणम नामक ग्रंथ की रचना की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस काल में महिलाओं को शिक्षा दीक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। संस्कृत के साथ साथ लोक भाषा में भी शिक्षा प्राप्त करती थीं और वो विद्वान भी होती थी। इस काल में महिलाओं द्वारा अनेक ग्रंथ भी रचे गए। अब इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो इस काल में पर्दा प्रथा नहीं थी और पर्दा प्रथा ना होने के कारण महिलाएं कहीं भी आ जा सकती थीं और कोई भी कार्य कर सकती थीं। तो इन्हें कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होती थी, कोई भी कार्य कर सकती थीं। एक पुर्तगाली यात्री नूनिज ने उल्लेख किया है कि विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं विभिन्न पदों पर नियुक्त होती थीं और नूनिज ने आप देखेंगे कि महिला न्यायाधीश, महिला आप देखेंगे कि लेखाकार, लिपिक, सैनिक, पहलवान, महिला पहलवानों का भी उल्लेख किया। यानी विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख किसने किया है? एक पुर्तगाली यात्री नूनिज ने किया है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट है कि पर्दा प्रथा नहीं थी और महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थीं। तो इस तरफ से हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति एक तरफ कुछ कुरीतियों के कारण निम्न थी और लेकिन कुछ कारणों से ठीक भी दिखाई पड़ती है। तो उत्तर भारत की तुलना में हम दक्षिण भारत में महिलाओं की स्थिति ठीक देखते हैं। तो ये हमने आपको सामाजिक जीवन के बारे में बताया। एक हमने क्या बताया कि समाज का संगठन कैसा था, दूसरा समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी। इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से आपको समाज की जानकारी देनी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब विजयनगर साम्राज्य में धार्मिक जीवन यानी विजयनगर साम्राज्य में धर्म के विकास के संदर्भ में चर्चा करेंगे। देखिए, पहली चीज तो यह है कि विजयनगर साम्राज्य मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य था। क्या था? प्रथम हिंदू राज्य था। तो सीधी सी बात है कि विजयनगर शासकों का यह दायित्व था कि वो हिंदू धर्म की रक्षा करें, हिंदू धर्म के विकास के लिए कार्य करें, ठीक है। और उस दायित्व का इन्होंने निर्वाह किया, लेकिन इनके साथ साथ हिंदू धर्म को संरक्षण देने के साथ साथ अन्य धर्मों को भी इन्होंने संरक्षण दिया। तो विजयनगर के शासक आप देखेंगे कि ये क्या थे? ये धर्म सहिष्णु शासक थे। हो सकता कि इसमें कोई अपवाद हो सकता है,
तो कुछ अपवादों को छोड़ करके अगर देखा जाए तो ये विजयनगर के शासक क्या थे? धर्म सहिष्णु शासक, धार्मिक दृष्टि से उदार शासक थे। ठीक है, अब इन्होंने अपने राज्य में सभी धर्मों को संरक्षण दिया। विजयनगर के जो प्रारंभिक राजवंश यानी संगम वंश के जो शासक हुए, प्रथम वंश था, और संगम वंश के जो शासक हुए ये सभी शैव धर्म के अनुयायी थे। भगवान शिव को इष्ट देव मानते थे। भगवान शिव को ही भगवान विरूपाक्ष के नाम से ये तो भगवान विरूपाक्ष इनके इष्ट देव थे। भगवान विरूपाक्ष का मतलब भगवान शिव, और भगवान विरूपाक्ष के प्रतिनिधि के रूप में ही संगम वंश के शासकों ने शासन किया। तो शैव धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन शैव धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी संरक्षण देते रहे। फिर हम देखते हैं कि आगे जो वंश आए, आगे जो वंश आते हैं सालू वंश, और सालू वंश के बाद तुलु वंश और आरबिद वंश आते हैं। यहां आप देखें एक परिवर्तन यहां से आता है। सालू वंश के समय से परिवर्तन आता है। क्या आता है कि यहां से राजाओं का जो धर्म था शैव धर्म की जगह वैष्णव हो गया, और फिर आगे के ये 3 राजवंशों के जो शासक थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी हुए। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने लगे। भगवान विष्णु उनके अवतारों की पूजा उपासना करते थे। तो इस तरह से शैव धर्म और वैष्णव धर्म दोनों विजयनगर साम्राज्य में लोकप्रिय हुए, इनका व्यापक विकास हुआ। अब शैव धर्म और वैष्णव धर्म के साथ साथ अगर देखा जाए तो इस काल में जो वैदिक धर्म है, उपनिषदों का धर्म है, वैदिक यज्ञ हैं, इनका भी विकास हुआ, वैदिक धर्म का भी विकास हुआ। आप देखेंगे कि बुक्का प्रथम के समय में वैदिक धर्म का व्यापक विकास हुआ। इन्हीं के समय में माधव विद्यारण्य और इनके छोटे भाई सायण ने वेदों पर भाष्य लिखा। महान भाष्यकार, वेदों के महान भाष्यकार सायण हुए हैं। ठीक है, और बुक्का प्रथम के समय में ये बुक्का प्रथम के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो वैदिक धर्म का भी व्यापक विकास होता है, और इसी कारण बुक्का प्रथम को आप देखेंगे कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि मिली थी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, किसको प्राप्त थी? बुक्का प्रथम को। तो इस तरह से शैव धर्म, वैष्णव धर्म और वैदिक धर्म का विकास होता है इस काल में। ठीक है, अब आगे अगर आप देखें तो इस काल में जैन धर्म को भी संरक्षण मिला। विजयनगर के शासकों ने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। वास्तव में विजयनगर का जो कर्नाटक वाला क्षेत्र था ये जैन बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है, और यहाँ बड़ी संख्या में जैन धर्म के अनुयायी रहते थे और राज्य द्वारा उन्हें पूरा संरक्षण प्राप्त था। तो जैन धर्म को भी संरक्षण मिला। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विजयनगर साम्राज्य में मुस्लिम जनसंख्या भी रहती थी, और विजयनगर शासकों ने मुस्लिमों को भी संरक्षण दिया। ठीक है, आप देखेंगे कि देवराय द्वितीय ने जो है नगर में एक मस्जिद का निर्माण कराया, अपने दरबार में कुरान शरीफ की एक प्रति रखता था। ये सब चीजें हम देखते हैं कि मुस्लिम धर्म को भी संरक्षण मिला। इस काल में हिंदू धर्म के अंतर्गत देवी देवताओं की पूजा के लिए मंदिरों का निर्माण होता था। मंदिरों में देवी देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी और उनके पूरी पूजा अर्चना की जाती थी। तो ये धार्मिक परंपरा भी देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं कि इस काल में वैदिक यज्ञों का भी प्रचलन था। वैदिक कालीन अनेक यज्ञ भी इस काल में होते थे, और महत्वपूर्ण बात यह कि इन यज्ञों में पशु बलि का भी विधान होता था। यानी इस काल में यज्ञों में पशु बलि भी प्रदान की जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विजयनगर के शासक भले ही उनका व्यक्तिगत धर्म कुछ भी रहा हो, लेकिन वो सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है,
तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये विजयनगर काल के धार्मिक जीवन का उल्लेख कर सकते हैं। तो समाज और धर्म दोनों की चर्चा हमने की, ठीक है। अब केवल समाज धर्म पे भी प्रश्न बन सकता है। विजयनगर कालीन समाज की संरचना का उल्लेख कीजिए, कैसी संरचना थी। विजयनगर कालीन धर्म की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इन पे ये प्रश्न बनते हैं, इनको आप लिख सकते हैं। विजयनगर कालीन समाज एवं धर्म के स्वरूप का निर्धारण कीजिए, इस पे दोनों को मिलाकर के प्रश्न बन जाएगा। और आप इस पे फिर एक भूमिका लिखेंगे, भूमिका के बाद समाज का वर्णन और फिर धर्म का वर्णन। तो ये हमने आपको जो है विजयनगर कालीन समाज और धर्म के बारे में चर्चा की। संस्कृति के जो दो अन्य बिंदु हैं, शिक्षा साहित्य और कला, ये अगले वीडियो में आपको मिलेगा और उसमें हम शिक्षा साहित्य और कला का विश्लेषण करेंगे। हाँ, तो आज की क्लास जो है यही पूर्ण होती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।